तो हेलो एवरीवन, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 3 के साथ। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर 3 अटेंड कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि लेक्चर 2 में वो बहुत लेंथी लेक्चर हो जा रहा था। तो मैं आपको बताया था कि हम लोग सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे और फिर आपको मैं बताया था कि हम सूडो फोर्स या सेकंड लॉस के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज के लेक्चर में। और आज की लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन, रॉकेट प्रोपल्शन प्रॉब्लम और स्प्रिंग फोर्स। और इसके बाद लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फाइन, चलिए तो ज़्यादा बातें ना करके हम शुरू करते हैं। यही एक्चुअली क्वेश्चन जो था वो हमारे लास्ट लेक्चर के है ना, एकदम लास्ट क्वेश्चन था। फिर से इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। देखिए क्या बोला, मैं आपको कॉन्सेप्ट, अगर इसमें सूडो फोर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है तो आप डेफिनेटली लेक्चर 2 को रेफर कीजिए, सब कुछ उसमें डिटेलिंग में मैं समझाया हूं। फाइन, ठीक है सर। इस क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले बोला सर मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए ऑफ द वेज सच दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। इसका मतलब इसमें ऑब्जर्वर जो है ये ऑब्जर्वर वेज में है। अब बात को समझिए, मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। अब देखिए जैसे इसमें है ये वेज में जैसे ऑब्जर्वर हुआ तो ये वेज एक्सीलरेट कर रहा है किधर, राइट। अब जैसे ही वेज एक्सीलरेट कर रहा है दैट मींस ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड फ्रेम में है। और एक्सीलरेटेड फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और हम ये बात समझते हैं या हम ये बात जानते हैं फ्रॉम लास्ट लेक्चर कि जब भी हमें लॉज ऑफ मोशन यूज करना है, न्यूटन्स की लॉज यूज करना है, तो हम इनर्शियल फ्रेम से यूज करते हैं, राइट। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हमें लॉज ऑफ मोशन यूज करना या लॉज ऑफ मोशन मतलब अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक मेथड का हेल्प लेना होगा जिस मेथड का नाम है सूडो फोर्स। फाइन सर। अब समझिए, अगर इस ब्लॉक का हम एफबीडी देखते हैं तो ब्लॉक के नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा mg। फाइन। और यहां पे एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा नॉर्मल। ये हम ऑलरेडी समझाए थे आपको, ठीक है सर। और सर यहां पे स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन है नहीं सर। लेकिन अगर ये वेज राइट जा रहा है यानी वेज का एक्सेलरेशन राइट है तो हमें पता है सर फ्रेम का एक्सेलरेशन जिधर होता है तो ऑपोजिट में सूडो फोर्स लगता है, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉस को अप्लाई कर रहे हैं। और ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है सर ma, जहां पे आप समझाए थे हमें लेक्चर 2 में m इज मास ऑफ द बॉडी एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फाइन सर। अब अगर इसमें थोड़ा सा मैथ्स करने जाएंगे, हमें पता है सर ये एंगल 90 होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। फाइन सर। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी सर थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। अगर ये थीटा हो जाएगा तो हम इसको लिख देंगे n cos थीटा और ये वाला हो जाएगा n sin थीटा। ये सर वेक्टर की कंपोनेंट हमें आता है। इसमें बोला कि जो है ना उसको रेस्ट में रहना है। रेस्ट का मतलब सर इक्विलिब्रियम में है। सर इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट 0 है और एफ नेट का मतलब सर आप हमें लेक्चर 1 में बताए थे कि नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में फोर्स है n cos थीटा और डाउनवर्ड में फोर्स है mg। और सर नेट लेफ्ट इक्वल टू नेट राइट, सर राइट में फोर्स है n sin थीटा और लेफ्ट में फोर्स है ma। अब सर इक्विलिब्रियम है तो हमने दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अब अगर सर यहाँ पे हमें अगर एक्सीलरेशन निकालना है, अगर हम आपको बोले 2 डिवाइड बाई 1 कर देते, जैसे 2 डिवाइड बाई 1 किए तो आप मुझे बताइए यहाँ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका tan थीटा और यहाँ m और m कैंसिल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a बाई जी। तो सर a का वैल्यू आ जाएगा हमारा g tan थीटा। यानी अगर इस एक्सीलरेशन से हम वेज को राइट की ओर मूव करें तो ये ब्लॉक जो होगा ये वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। सर फाइन, यहां तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक हमें समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं कुछ क्वेश्चन ही सोल्व करूंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर बहुत लेंथी हो जा रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ उस लेक्चर की पार्ट आज के लेक्चर में मैं ले रहा हूं। फाइन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें क्या बोला सर, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन है। देखिए ये सारे पेटेंटेड क्वेश्चंस हैं, वैसे ही सवाल आते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए सच दैट द ब्लॉक फॉल्स फ्रीली। देखिए आपको ये बात समझाया था, कभी भी अगर मतलब फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई टच है नहीं, और जहां भी मतलब कोई टच नहीं होंगे, कांटेक्ट नहीं होंगे, तो वहां पे
आपको मैंने बताया था कॉन्टेक्ट फोर्स की दो कंपोनेंट होता है, आपको लेक्चर 1 में समझाया हूं। एक होता है फ्रिक्शन और एक होता है नॉर्मल। फ्रिक्शन तो लास्ट लेक्चर में आएगा, अभी तक हम सरफेस को स्मूथ एज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स की एक ही कंपोनेंट बचा, कौन है? नॉर्मल। तो जहां पे कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो वहां पे नॉर्मल की वैल्यू क्या होगा सर? 0 होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। फाइन सर, अगर इसकी एफबीडी बनाते हैं तो फिर से सर यहां हमने एमजी ड्रॉ किया, ऑब्जर्वर यहाँ पे, इसका मतलब ऑब्जर्वर फिर से एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, और जैसे एक्सीलरेटेड फ्रेम में होगा तो यहाँ से न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना पॉसिबल है नहीं। अगर न्यूटन्स लॉ को पॉसिबल करना मतलब अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है तो हम यूज मतलब अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग ए मेथड। मेथड का नाम क्या है? सूडो फोर्स। अब यहाँ पे मैंने दे दिया आपका नॉर्मल रिएक्शन और फाइन। सर एक्सीलरेशन ऑफ वेज इधर है, यानी आपके फ्रेम की एक्सीलरेशन इधर है, इसका मतलब आपके उल्टा में क्या फोर्स लगेगा सर? सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि सूडो हमेशा एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम का ऑपोजिट में होता है। फाइन सर, और सूडो का मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, जहां पे मास सर ब्लॉक की होती है और एक्सीलरेशन हमेशा फ्रेम का होता है। सर इतना हमें समझ में आता है, आपने अच्छे से हमें थ्योरी लास्ट लेक्चर में बताया था। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज ये एंगल कितना सर? 90। फाइन सर, ये वाला टीटा तो ये 90 माइनस टीटा, तो फिर से ये वाला क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा टीटा। ओके सर, अच्छा ये टीटा तो सर ये भी टीटा हो जाएगा। फाइन सर, अब mg का यहाँ एक कंपोनेंट आएगा सर mg cos थीटा, हमें अच्छे से पता होता है सर ये सब बातें, आपने हमें समझाया, और ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। फाइन, ठीक है। और सर ये अगर थीटा होगा तो सूडो फोर्स का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा सर? यहाँ आ जाएगा ma cos थीटा और यहाँ आ जाएगा ma sin थीटा। फाइन सर, अब अगर यहाँ की इक्वेशंस को देखें सर, यहाँ पे अपवर्ड में फोर्स है m और फोर्स है यहाँ सर ma sin थीटा। फाइन, और डाउनवर्ड में फोर्स है सर mg cos थीटा, और इसको अगर फ्री फॉल करना है, अगर सर फ्री फॉल करना है दैट मींस इसका कोई कांटेक्ट नहीं रहना है, कांटेक्ट नहीं रहना है तो नॉर्मल की वैल्यू सर 0 हो जाएगा, और जैसे नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगा m और m कैंसिल हो जाएंगे सर, एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा g cos बाय साइन, दैट इज g cot थीटा। सर फाइन, हमें समझ में आ गया। यानी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सर हमें वेज को एक एक्सीलरेशन देना था जिससे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा विथ रेस्पेक्ट टू वेज, और दिस टाइम हमें एक्सीलरेशन देना है जिससे ब्लॉक की फ्री फॉल हो। फ्री फॉल मतलब ब्लॉक वेज के साथ कांटेक्ट में है नहीं, और अगर कांटेक्ट में नहीं है दैट मींस उसकी एक्सीलरेशन क्या होगा? g cot थीटा, और अगर उसको रेस्ट में रहना है तो एक्सीलरेशन होगा g tan थीटा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा जो इसको रट के चले जाते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, देखिए हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत समझना है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन जो पेटेंटेड है, जो आएगा तो वही सेम रिपीट होगा, अगर उसकी आंसर भी याद हो जाए उसमें कोई खराबी है नहीं, मैं नहीं मानता खराबी है, बिकॉज ये कंपटीशन है, या टाइम जो है ना, टाइम भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए फाइन, अब आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। अच्छा, और वो स्टार्ट्स कहां से कर रहा है? डिसेंडिंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके फाइन सर, इसमें आपको अगर मैं समझाऊं, मैं अगर इसमें आपको समझाने का कोशिश करूं तो आप थोड़ा सा ना मेरे साथ आप लग जाइएगा, आपको हम समझा पाएगा, एकदम चीज को समझिएगा क्या बोल रहा हूं। मैं बोला कि आप अगर यहाँ पे हम लोग एक लिफ्ट ड्रॉ करते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पे एक ऐसे लिफ्ट ड्रॉ करते हैं, और जैसे यहाँ पे लिफ्ट में मैंने क्या किया है ना, आप समझिए, है ना, यहाँ पे ऐसे कर देता हूं। अच्छा, अगर ये लिफ्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया, अब बात को समझिएगा, आपको हम समझा देंगे कि चल क्या रहा। जैसे मैंने एक ब्लॉक ड्रॉ किया, क्या हो रहा है कि लिफ्ट जो है ना वो किधर जा रहा है? डिसेंड कर रहा है, मतलब लिफ्ट नीचे जा रहा है, और लिफ्ट का एक्सीलरेशन मेंशन किया गया है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, और इस ब्लॉक का मास हम m मान लेते हैं। अगर इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, आप मेरे को हेल्प कीजिए, तो इसके सर नीचे हो गए mg। देखिए, आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि आप ऑनलाइन पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप मेरे को हेल्प कीजिए, बहुत मस्त रहेगा आपके लिए, लग जाइए आप मेरे साथ। ऊपर में क्या होगा सर? ऊपर में होगा नॉर्मल। सर एक्सीलरेशन किधर? नीचे। सर ऊपर में क्या फोर्स होगा सर? एफ सूडो होगा। जैसे ही सर एफ सूडो होगा, उसका वैल्यू होगा मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, और वो कितना है सर? 12 है। क्यों आप सूडो ले रहे हो? क्योंकि सर मैं यहां से बैठ के आपकी न्यूटन्स लॉ को यूज करना चाहता हूं। फाइन, अब मैं अगर यहां ऑब्जर्वर हूं तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, तो जब भी न्यूटन्स लॉ को यूज करना होगा तो मेरे को सूडो फोर्स लगाना होगा।
अब बात को समझिए, नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड, सपोज एज्यूम करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर जी का वैल्यू देखेंगे तो गिवन है 10 और एक्सीलरेशन का वैल्यू गिवन है कितना, 12। यानी अगर इसका वैल्यू 10 है तो यहां अगर 10 एम होगा और यहां मास है तो यहां पे क्या हो गया, 12 एम। यानी अब जाहिर सी बात है, ऊपर की जो फोर्स है ना सूडो 12 एम और यहां का जो 10 एम ना, ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है दैट मीन्स यहां चिपकने की कोई बात ही नहीं आता, तो ये चिपक नहीं रहा, क्योंकि चिपकने से आपकी नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा। अब देखिए यहां अपवर्ड में क्या है, 12 एम प्लस नॉर्मल, डाउनवर्ड में 10 एम। यहां से अगर नॉर्मल का वैल्यू देखेंगे तो ये आ रहा है -2 एम। दैट मीन्स अगर कहीं भी नॉर्मल की वैल्यू जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है मतलब वहां पे कांटेक्ट है नहीं, नॉर्मल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, या नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं इस क्वेश्चन से कि कांटेक्ट बहुत पहले छूट चुका है, यहाँ पे कांटेक्ट है नहीं। अगर कांटेक्ट होता तो नॉर्मल की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आता। फाइन सर। अब जैसे कांटेक्ट नहीं होगा, अगर कांटेक्ट नहीं होगा दैट मींस ये ब्लॉक लिफ्ट के साथ नहीं जा रहा, ठीक है। अब लिफ्ट कितने से नीचे जा रहा है, 12 से नीचे जा रहा है। ब्लॉक लिफ्ट के साथ नहीं जा रहा क्योंकि ब्लॉक का लिफ्ट के साथ कोई कांटेक्ट है नहीं। अगर ब्लॉक का लिफ्ट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से गिरेगा, सर ब्लॉक तो जी से गिरेगा, क्योंकि ब्लॉक अभी लिफ्ट से सेपरेट हो गया, ये हमें समझ में आया। तो ब्लॉक की एक्सीलरेशन हो जाएगा जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसमें कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं, हमें इतना समझ में आता है। क्योंकि अगर कांटेक्ट में होता तो डेफिनेटली ब्लॉक की एक्सीलरेशन भी 12 होती, लेकिन यहां कांटेक्ट जैसे है नहीं तो यहां पे एक्सीलरेशन जो ब्लॉक का होगा वो क्या होगा, फ्री फॉल ही तो होगा। अब बात यह आता है सर यहां ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आप जो एक्सीलरेशन है ना, वो जो आपकी एलिवेटर के एक्सीलरेशन है वो जी से ज्यादा है, और अगर जी से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो ऊपर में सूडो फोर्स लग रहा है वो mg से बड़ा होगा, और अगर mg से बड़ा होगा तो दोनों एक साथ जाना पॉसिबल है नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया। फाइन। अब हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि वो पहले 0.2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। आई होप यस सर। तो इसके लिए हमें क्या पता है, हमें पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये चीज हम काइनेमेटिक्स में बहुत सोल्व की है सर, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन जो g है ना वो कांस्टेंट है। सर ये इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, और यहाँ हाफ एक्सीलरेशन का वैल्यू हम ले लेंगे 10, और यहाँ ले लेंगे हम 0.2 स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 5, 0.2 का हो जाएगा आपका 0.4, और 0.4 इसका मतलब कितना हुआ, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो गया 2 है ना मीटर, नहीं आपका हाँ 2 मीटर। जैसे ये 2 मीटर आ गया ना, आप समझ नहीं, यहाँ पे देखिए 2 नहीं आ रहा, ये 0.2 यहाँ पे 0.04 आएगा, 0.0 तो ये 0.2 मीटर आया, 0.2 मीटर यानी आंसर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। फाइन। अब देखिए इस बात को समझिए, मिस्टेक क्या होता है यहाँ पे, मैं जहां तक स्टूडेंट से देखा हूं या मिला हूं, मिस्टेक स्टूडेंट्स का यूजुअली ये होता है कि वो एक्सीलरेशन को 10 की जगह 12 लेते हैं। वो इस बात को चेक नहीं करते कि ये एक साथ जा रहा है या सेपरेट होके जा रहा है। तो इस बात को आप मेरे से सीख जाइए अभी कि जब भी एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट जी से ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है दोनों एक साथ जाना पॉसिबल है नहीं, तो उस समय ब्लॉक की जो एक्सीलरेशन आएगा वो आपकी फ्री फॉल होगा। तो ब्लॉक की एक्सीलरेशन आप लिफ्ट की एक्सीलरेशन नहीं लेंगे, आप उस वक्त ब्लॉक की एक्सीलरेशन 10 लेंगे। यहां देखिए सवालों में दूसरे सवाल समझना जरूरी है। अगर एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट या 5 होता, ठीक है 5 होता तो नीचे आपका mg है और ऊपर में क्या होता ma, यहां आ जाता 10m, यहां आ जाता 5m। अब क्या होता, नीचे फोर्स ज्यादा ऊपर फोर्स कम, तो दोनों एक साथ जाते। अगर दोनों एक साथ जाते उस केस में हम ब्लॉक की अगर s निकालते तो हम g नहीं लेते, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट लेते, दैट इज 5। आई होप आपको समझ में आया। फाइन। नो माय क्वेश्चन टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अब मेरे साथ लग जाइए। मैं ऐसे स्टूडेंट्स प्रीफर करता हूं ना जो बहुत ज्यादा अच्छे से देखे चीजों को, एक बार देखेंगे तो हो जाएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं टाइम वेस्ट ज्यादा करता नहीं हूं, पसंद भी नहीं करता। तो द क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन इफ द एलिवेटर इज ओके। तो पहले
अगर हम देखेंगे एक एलिवेटर ड्रॉ कर ली सपोज, जैसे एलिवेटर हमने ड्रॉ कर लिया, एलिवेटर में मैंने क्या किया सुनिएगा, मैंने एलिवेटर में मान लीजिए एक ऐसे वेइंग मशीन ले लिया, ऐसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए, और यहां एक पर्सन ले लिया और इस पर्सन का मास m है। जैसे ही मैंने पर्सन का मास m लिया, अगर हम पर्सन का एफबीडी को देखेंगे, देखिए आपको ये सब बातें मैं लास्ट लेक्चर में समझाया हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए सर, इसका नीचे mg लगेगा और इस पर्सन का ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये 100% तय है। और बोला गया, क्या बोला गया कि एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन, है ना। अच्छा सर, मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन कब होता है, आप लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताए थे। देखिए अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर देंगे, अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस में सूडो से इमेजिनेशन बेटर आता है। सर ऊपर में तो नॉर्मल है, नीचे mg है, और अगर यहां से बैठ के कोई एक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो इस बॉडी में नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम हम बोलेंगे सर सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स का वैल्यू आप लेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यानी अगर ये पर्सन, ये ऑब्जर्वर है, अगर ये ऑब्जर्वर है, ये पर्सन इसको क्या देखेगा, रेस्ट में देखेगा। अब जैसे रेस्ट में देखेगा तो उसको क्या लगेगा, नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड। अब अपवर्ड में क्या लग रहा है n, और डाउनवर्ड में क्या लग रहा है mg प्लस सूडो का वैल्यू क्या ma, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो mg से, वेट ऑफ बॉडी से ज्यादा है। इस बात को समझिए, देखिए क्वेश्चन का आंसर बताना मेन नहीं है, सुनिए कि जब भी मुझे अपना नॉर्मल रिएक्शन या वेइंग मशीन का रीडिंग, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रीड करता है, और जब भी मुझे वेइंग मशीन का रीडिंग मेरे वेट से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब मेरे वेट ऑलरेडी mg है, साथ में और एक टर्म चाहिए, और एक टर्म कब आएगा, जब मेरे एक्सीलरेशन ऊपर होगा तभी तो सूडो नीचे आएगा। मैं आपको समझाया था, अगर लिफ्ट की एक्सीलरेशन नीचे होता तो उस पर्सन में सूडो ऊपर लगता, और जैसे ही सूडो ऊपर लगता तो वहां पे नॉर्मल के वैल्यू जो है ना वो mg से कम होते, पर यहां पे क्या बोला कि सर मोर देन mg होना है, इसका मतलब ये गारंटी हो गया कि सर एक्सीलरेशन जो है ना वो अपवर्ड होना है। अब एक्सीलरेशन अपवर्ड होने का क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है उस चीज को हम देख रहे हैं। पहले बोला कि गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। सर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, सही बात, पर स्लो हो रहा है, बात को समझिए सर, स्लो हो रहा है मतलब ये तो रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन है मतलब सर एक्सीलरेशन नीचे है, और अगर एक्सीलरेशन नीचे है तो सूडो ऊपर जाएगा, वेट बढ़ना या नॉर्मल का वैल्यू mg से ज्यादा होना पॉसिबल है नहीं, यानी सर ये करेक्ट आंसर है नहीं। नेक्स्ट बोला सर गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप। सर ऊपर जा रहा है और स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप का मतलब स्पीड बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन अपवर्ड है, और सर एक्सीलरेशन अपवर्ड है मतलब आपकी रीडिंग mg से ज्यादा आएगा। सर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोला, बोला गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। सर नीचे जा रहा है, ओके फाइन, और स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब जिधर जा रहा है एक्सीलरेशन उसका उल्टा है, तो एक्सीलरेशन किधर हुआ, अपवर्ड हुआ। जैसे एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा तो हमें पता है रीडिंग mg प्लस ma आएगा। सर ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोला गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, मतलब नीचे जा रहा है, और स्पीडिंग अप मतलब उसका एक्सीलरेशन भी तो उधर ही है, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। तो अगर एक्सीलरेशन नीचे आएगा तो रीडिंग ज्यादा होना पॉसिबल है नहीं, तो आंसर सर इसमें क्लियर कट बी और सी आएगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है ना। ऊपर जा रहा है, स्पीडिंग अप मतलब ऊपर जा रहा है, स्पीड हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन उधर है। ऊपर जा रहा है, स्लोइंग डाउन, ऊपर जा रहा है, स्लो हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन नीचे है। ऊपर जा रहा है, स्लो हो रहा है मतलब किसी ना किसी ने फोर्स उल्टा लगाया, समझ में आया। और रीडिंग mg से बड़ा तब ही होगा ना जब एक्सीलरेशन क्या हो रहा है सर, जब एक्सीलरेशन है ना ऊपर हो रहा है तभी सूडो नीचे आएगा, सूडो नीचे आएगा तो n का वैल्यू mg प्लस ma होगा। सर हमें समझ में आया, अब आगे बढ़िए, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए सब एसी वर्मा के क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पूरा
अंदर बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए। फाइन। बोला इफ द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल ऑफ द एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर देन द एलिवेटर में भी। अच्छा, क्या हो रहा है कि एक ऐसे है और जहां पे मान लीजिए यहां मास m दिया, तो नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ऊपर टेंशन t लग रहा है, और t का वैल्यू mg की बराबर है, ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, इक्वल है। अच्छा, इक्वल का मतलब नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल नेट डाउनवर्ड, दैट मीन सर कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सीलरेशन है ना वो जीरो होगा, और जब भी एक्सीलरेशन जीरो होगा दैट मीन्स गोइंग अप विथ इंक्रीजिंग स्पीड। अरे भाई साहब, इंक्रीजिंग स्पीड मतलब स्पीड में चेंज आ रहा, दैट इज वेलोसिटी में चेंज आ रहा, मतलब यहां एक्सीलरेशन आ जाएगा और हमारे आंसर के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन जीरो आना है। सर ये पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट बोला गोइंग डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, अगेन स्पीड में बदलाव आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन आएगा, और यहां एक्सीलरेशन आना पॉसिबल है नहीं, नहीं तो हमारे क्वेश्चंस वैलिड होंगे नहीं। बोला गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड, भाई साहब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सीलरेशन क्या, जीरो, बिल्कुल करेक्ट है सर। नेक्स्ट बोला गोइंग डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगेन एक्सीलरेशन जीरो, सर ये भी बिल्कुल आंसर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सर सी एंड डी। हमें समझ में आया, आप आगे बढ़िए। इसका मतलब कभी भी अगर टेंशन का वैल्यू mg से ज्यादा बोलता तो इसको एक्सीलरेट ऊपर होना पड़ता ताकि स्यूडो नीचे आते, और अगर कम होता तो एक्सीलरेट नीचा करना पड़ता ताकि स्यूडो क्या होते, कम होते। मतलब स्यूडो क्या आते, अगर नीचे आता स्यूडो ऊपर जाते तो टेंशन कम होता है mg से। फाइन सर। और अगर इक्वल होना है मतलब एक्सीलरेशन कितना होता, जीरो, तभी तो अपवर्ड इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड। फाइन सर, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्या बोला, बोला है कि ए बैलून है ना with mass m is descending down with an acceleration a that is less than g। यहां गेम है। सर क्या प्रॉब्लम है, अब बोल क्या रहे, देखिए मैं यहां मान लीजिए एक बैलून ड्रॉ किया हूं, जैसे ही मैंने एक बैलून ड्रॉ किया उन्होंने बोला बैलून का जो है ना मास हम मान लेते क्या है, m है। अच्छा, अगर बैलून का मास m है तो बैलून का एफबीडी में नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg, और बैलून नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन a जिसका वैल्यू लेस देन g है, मतलब g से कम है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स एक उल्टा लग रहा है, तभी एक्सीलरेशन g से कम आता, नहीं तो g का इक्वल आता। अब जो उल्टा फोर्स लग रहा है मैंने उसका एज्यूम कर लिया वो है एयर फ्रिक्शन। अब जैसे एयर फ्रिक्शन है तो यहां अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एफ इक्वल टू एम ए। सर यहां हम लिख देंगे एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। सर हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फाइन। अब इन्होंने बोला व्हाट मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सीलरेशन ए। अच्छा, क्या मास रिमूव करने से ये बैलून जो है ना वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा विद द सेम एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऊपर होना है ए, बैलून का मास m था, हमने माइनस m कर दिया। क्या यही आंसर हमें निकलना है कि m कितना रिमूव हुआ। ऊपर में एयर फ्रिक्शन था कितना, f, नीचे आप क्या लिखेंगे, सर लिख देना m माइनस m इंटू जी। हमें समझ में आया। अब यहां एक्सीलरेशन ऊपर है, अगर आप इक्वेशन लिखेंगे समेशन f है ना, समेशन f इक्वल टू m है, तो यहां f माइनस लिख देंगे हम m माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू लिख देंगे हमारा, क्या लिखेंगे हम, सर हम लिख देंगे m माइनस कैपिटल M इंटू जी। कैपिटल M इज द रिमूव मास और हमें कैपिटल M ही निकलना है। अब यहां से अगर स्मॉल f का वैल्यू हम वहां पुट कर दे, है ना, यहां से f का वैल्यू यहां पुट कर दे तो काम हो जाएगा। स्मॉल f का वैल्यू क्या आएगा आप ही बताइए। सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा mg माइनस ma। सर मैथ्स हमें समझ में आ रहा है। यहां क्या हो जाएगा आप ही बताइए, यह हो जाएगा माइनस mg, फिर हो जाएगा प्लस mg, फिर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर से बताइए। अच्छा, ये वाला तो एक्सीलरेशन ए होगा यार, या जी कहां से होगा, है ना, एफ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ एक्सीलरेशन ए होगा। सर यहाँ आ जाएगा एम ए माइनस कैपिटल एम ए। फाइन। तो माय क्वेश्चन टू यू इज एम जी और एम जी कैंसिल है। फाइन। और हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है, यहाँ तो आपका एम जी माइनस एम ए है ना, ये तो सही है। अच्छा, यहाँ एम ए है और यहाँ आपका एम जी है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है आप वो बता दीजिए। हमें वैल्यू निकालना है
इसका हमें निकालना है कैपिटल एम का वैल्यू। फाइन, तो यहां बताइए, यहां आपका एम ए होगा वो उधर जाएगा, तो यहां मैंने लिख दिया कैपिटल एम जी। समझिए, आप समझ जाएंगे, बहुत इजी है यार। ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस एम ए, कैलकुलेशन को देखिए, और यहां क्या होगा, ये एम ए है, इधर जाएगा तो लिख देंगे सर ट्वाइस एम ए। फाइन, हमें कैपिटल एम का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब सर अगर कैपिटल एम का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा ट्वाइस एम ए, और नीचे आ जाएगा आपका जी प्लस ए। और कैपिटल एम क्या है, वही तो आपका रिमूव्ड मास है। और आपसे क्या पूछा गया कि सर रिमूव्ड मास ही तो निकालना है, ऐसे ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। आई होप आपको समझ में आया ना। देखिए बिल्कुल, खाली मैं यहाँ पे एक इक्वेशन जब लिख रहा था तो ये गलती मत कीजिए। देखिए एक्सीलरेशन ऊपर मतलब नेट फोर्स एफ माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस इनटू एक्सीलरेशन है। फाइन सर, इतना हमें समझ में आया, अब आगे बात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला, देखिए नेक्स्ट में बोला इंपल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। फाइन, क्या है, हमें सेकंड लॉ से पता है F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। मैं आपको यह भी बताया कि F इक्वल टू एम ए, ये सेकंड लॉ है नहीं, वो सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस था। फाइन सर, अब जैसे ही अगर मैं बोला इफ F जो है ना उसका वैल्यू अगर जीरो आ जाए, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए, अगर इसका वैल्यू जीरो आ जाए, जैसे जीरो आएगा, किसका जीरो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं सर P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, और अगर P इनिशियल और P फाइनल इक्वल हो जाए तो इसी को हम बोलेंगे कंजर्वेशन। हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई रिपीट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम सेंटर ऑफ मास में भी करेंगे। फिलहाल इतना समझिएगा, अगर एफ एक्सटर्नल कहीं भी जीरो है, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स। अच्छा, इंपल्स का क्या कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। इंपल्स का कॉन्सेप्ट है, यहां पे देखिए, जब भी कोई लार्ज फोर्स बहुत छोटा इंटरवल के लिए लगता है तो उस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं इंपल्स। अब इतना समझिए, बहुत ज्यादा मतलब डिटेलिंग ना करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो इंपल्स हो जाएगा आपका, इंपल्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू स्मॉल टाइम dt। छोटा सा टाइम जो है ना उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को हम बोलते हैं इंपल्स। समझिए, जैसे इंपल्स आएगा तो हमें क्या पता है सर, हमें पता है F इक्वल टू dp बाई dt। फाइन सर, अगर यहां से मैं F इंटू dt कैलकुलेट किया, दैट इज बेसिकली dp, और dp क्या है, dp इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब अगर कहीं भी मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल दूं, दैट इज नथिंग बट इंपल्स। फाइन, अब सुनिए, ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी दे सकता है। देखिए, अगर एक अगर ग्राफ है जिसमें फोर्स और टाइम ग्राफ दे दे, इसका मतलब देखिए, अगर मैं लिखूंगा एरिया अंडर, ध्यान से सुनिएगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर मैं आपको बता दूं, या आप एकदम सिंपली बताऊं, तो पहले बात, अगर कभी भी एफ एक्सटर्नल आपका जीरो होगा तो आप समझिएगा पी जो है ना वो कांस्टेंट है। और पी कांस्टेंट का मतलब क्या है, मतलब है आपका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वहीं पे हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, सॉरी लीनियर मोमेंटम। इसमें एक बात आपको बता दूं, मान लीजिए एक बॉम्ब है ना, मैं आगे जाके क्वेश्चंस कराऊंगा, सडनली वो क्या हो गया, मान लीजिए ना वो एक्सप्लोजन हो गया। अब एक्सप्लोजन जैसे हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें है नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो ये एक्सप्लोजन इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नो इंटरनल। अब जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो इन दैट केस एफ एक्सटर्नल कितना है, जीरो, तो वहां पे हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। तो क्वेश्चन इज, अगर कभी भी एक लार्ज फोर्स बहुत छोटा समय के लिए लगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इंपल्स का। लाइक एक बैट्समैन जब एक बॉल को हिट करता है तो ये वो समझ रहे हो ना, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हिट करता है, तो इसको हम बोलते हैं इंपल्स। तो इंपल्स फिलहाल इतना समझिए, मुझे ऑफलाइन में बच्चे पूछते क्या है, अरे बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है। ठीक है, अब इसमें समझिए कि फोर्स इनटू dt इज अ वेरी स्मॉल टाइम, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि फोर्स टाइम ग्राफ अगर कहीं पे मिला और उस ग्राफ का अगर हम एरिया अंडर निकाल दे,
तो वो क्या देगा, इम्पल्स, क्योंकि आपको पता है एफ इंटू डी टी तो इम्पल्स है। फाइन सर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आपके एग्जाम बहुत पास है, तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ एकदम, है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर के एग्जाम्पल से क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, क्या बोला, फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन बिलो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, क्या फोर्स टाइम ग्राफ है, उसका अगर हम एरिया निकाल देंगे क्या इम्पल्स आ जाएगा, और इम्पल्स ही क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। इसका मतलब बेसिकली चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इज बेसिकली फोर्स टाइम ग्राफ का हमें एरिया निकालना है। अगर फोर्स टाइम ग्राफ का हमें एरिया निकालना है तो ये वाला ग्राफ देखिए, इसका सॉरी, हाँ इसका अगर सॉरी सॉरी अब देखिए इसका थोड़ा सा ऑनलाइन में न्यू हो ना, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कर लूंगा। ठीक है, आप देखिए अब ये वाला एरिया देखेंगे ना, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ट्राइंगल है। अब देखिए यहां पे मैंने दे दिया हाफ, बेस कितना है, देखिए बेस होगा आपका 2 और हाइट जो है ना वो है आपका 6। अब अच्छे से देखिए, इसका मतलब ये वाला वैल्यू आपका कितना आया सर, 6 आ गया। अच्छा, ये वाला वैल्यू 6 आ गया। देखिए जब ये वाला देखेंगे आप, ये वाला, तो ये भी क्या हो गया, देखिए क्या होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ कितना है 3, या 4/2, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 इंटू 2 दैट इज 6। लेकिन याद रखिए ये नेगेटिव साइड में है, तो ये आपका -6 होगा। ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये प्लस में आया, इसका एक्स पॉजिटिव पर वाई नेगेटिव तो माइनस में आया। अच्छा, इसका अगर निकालेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, या 8 - 4 इज 4, और यहाँ पे आपका 3, इसका तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन इज, अगर ये 12 है तो 12 क्या हो रहा है, आपको बात को समझिए, ये पॉजिटिव में, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे अगर इंपल्स निकलना है तो इस ग्राफ का हमें बेसिकली क्या निकलना होगा, एरिया निकलना होगा। अगर इस ग्राफ का हम एरिया निकल रहे हैं, बात को समझिए, तो एरिया इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो। तो एरिया, पहला एरिया कितना है 6, सेकेंड एरिया कितना है -6, नेक्स्ट एरिया कितना है 12, ये और ये कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है। यहाँ पे इस बात की ख्याल रखिएगा कि प्लस को प्लस ही लेना, और जब भी एक्स के नीचे ग्राफ होंगे उसको माइनस लेंगे, प्लस प्लस क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। फाइन सर, इतना हमें समझ में आ गया। कुछ बच्चे यहाँ इसको भी प्लस ले लेते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक है, आप समझिए, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि सर एक एक्सप्लोशन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, और बोला 2 ऑफ देम गोज ऑफ एट राइट एंगल। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, है ना, थोड़ा सा डाटा चेंज होंगे बस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मास 1 kg मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, द सेकंड पार्ट ऑफ मास 2 kg मूव्स विद 8 मीटर पर सेकंड। अरे भाई साहब, आपकी जो एक्सप्लोशन हुआ वो कितने केजी था, कुछ नहीं बोला। फाइन, यानी पहला पार्ट बोला गया 1 kg है। बात को समझिएगा, पहले पार्ट अगर आपकी 1 kg है तो आपको देखिए उस क्वेश्चन में समझ में आएगा, उसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और जो सेकंड पार्ट है, अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट है आपका 2 kg और वो जा रहा है आपका 8 मीटर पर सेकंड। फाइन, अब बोला इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ 4 मीटर पर सेकंड देन इट्स मास। आप समझिए, बहुत इजी है, ये एक्सप्लोशन हो रहा है। एक्सप्लोशन मतलब कोई भी यहां पे एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है नहीं, और अगर एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो उसका इनिशियल मोमेंटम, जब एक्सप्लोशन से पहले, एक्सप्लोशन से तुरंत पहले उसकी मोमेंटम था 0, क्योंकि उसकी कोई रफ्तार थी नहीं। अब जैसे ही उसका मोमेंटम 0 था तो आफ्टर एक्सप्लोशन उसकी मोमेंटम 0 होना है, वही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब देखिए ये वाला पार्ट का अगर मैं आपसे मोमेंटम पूछूं तो ये होगा मास इंटू वेलोसिटी, मास 1 है 12 है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 12। फाइन सर, इसका 2 है और 8 है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा आपका 16। ये दोनों मोमेंटम आ गया। तीसरे पार्ट की अगर आप देखोगे, इन दोनों की अगर आप नेट मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां हम लिखेंगे सर 12 स्क्वायर प्लस लिख देंगे 16 स्क्वायर। सर ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका 144 और यहां आ जाएगा 256, यानी सर ये आ जाएगा आपका 20। यानी इस दो पार्ट का नेट मोमेंटम 20 है, लेकिन हमें पता इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो सर फाइनल मोमेंटम भी 0 होना है। अगर फाइनल मोमेंटम 0 होना है, अगर इधर 20, तो तीसरे पार्ट का ऑपोजिट में मोमेंटम 20 होना पड़ेगा। अच्छा,
अच्छा ऑपोजिट में 20 होना पड़ेगा, मतलब तीसरे पार्टिकल का मास हमें नहीं पता, मैंने m मान लिया, और उसकी रफ्तार कितनी पता है, रफ्तार हमें पता है 4 मीटर पर सेकंड, यानी आई कैन राइट कि 4m इज मस्ट बी इक्वल टू 20, यानी सर m का जो वैल्यू है ना उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 5 kg। ऐसे ऑप्शन है सर, बिल्कुल है ना। आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इनिशियली वो रेस्ट में था तो फाइनल भी है ना, तो इनिशियल मोमेंटम उसका जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना है। तो दो पार्ट के इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने मोमेंटम निकाला, तीसरे पार्ट के ऑपोजिट में उतना ही मोमेंटम होना पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम जीरो हो, उससे आंसर आ जाएगा फाइन सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ए पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट फाइन सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन। अच्छा मतलब एफ एक्सटर्नल जीरो। अच्छा तो पार्टिकल का मास है 5m, रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम उसका था जीरो। फाइन, टू फ्रेगमेंट्स, अच्छा वही बात, m each moves along mutually perpendicular direction with speed v, यानी सर एक का ये वाला का मास m है और ये v से जा रहा है, और दूसरे वाला का मास m है ये भी आपका v से जा रहा है। बात को समझिए, मेरा ये मार्कर टूट गया, एक सेकंड, मार्कर टूट गया, मैं दूसरा ले रहा हूं, एक सेकंड। हाँ सॉरी, हाँ वो मार्कर टूट गया था, है ना, गिर के टूट गया था, सॉरी। तो इसका भी मास m है और ये v से जा रहा है। अब इस पे क्या बोला, क्या बोला कि एनर्जी रिलीज निकलना है। फाइन, देखिए वही बात, इसका मोमेंटम कितना आएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा mv, और इसका भी मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम आ जाएगा mv। अब बात ये आता है कि तीसरे पार्ट का मास कितना हो जाएगा, आपको पता है मास हो जाएगा थ्राइस m, और तीसरे पार्ट की वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। अभी आपको मैं सिखाया हूं, अगर ये mb है ये mb है तो दोनों मिलके आपका जो नेट मोमेंटम आएगा वो आएगा √2mb, वेक्टर एडिशन। अगर ये √2mb आया तो इसका यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी v डैश दिया तो अगर नेट मोमेंटम जीरो होना है तो ये और ये इक्वल होना है, ये वाला वैल्यू है आपका √2mb, और इज इक्वल टू हम लिख देंगे थ्राइस m v डैश, m और m कैंसिल है तो v डैश का वैल्यू आ जाएगा आपका √2v/3। अब जैसे आपको रफ्तार मिल गया, आपको क्या बोला, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इनिशियल एनर्जी तो जीरो था, तो फाइनल एनर्जी निकल देते हैं ना सारे पार्ट का। इस पार्ट का एनर्जी हो जाएगा सर हाफ mv², और एक पार्ट का एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो उसको एंगल डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। तीसरे पार्ट का आपकी एनर्जी आ जाएगा हाफ थ्राइस m, और ये रफ्तार का स्क्वायर, रफ्तार कितना है दोस्त, √2v/3 होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए यहां जैसे हम करेंगे, हमें पता है ये दोनों ऐड करने से आपका mv² आएगा, और यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा थ्राइस m, है ना, थ्राइस m 2v²/2 इंटू 9। फाइन सर, ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा सर, 3 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो एलसीएम हम अगर 3 ले लेंगे तो यहां आएगा आपका 3mv² प्लस mv², सर ये आंसर आ जाएगा 4mv²/3। ऐसा ऑप्शन है क्या, 4mv²/3? बिल्कुल है सर, है ना। ये देखिए मेरे लिखने का तरीका है, क्योंकि मैं खुद टाइप करता हूँ, थोड़ा टफ होता है मेरे लिए। ये स्टार मतलब 4/3 मल्टीप्लाई mv², ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, आई होप आपको समझ में आया, तरीका समझ में आ गया, फाइन सर समझ में आ गया। नेक्स्ट में बोला क्या, a 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall fine at an angle of 30 डिग्री। बढ़िया बात। और क्या बोला, मतलब ये बॉल जो है ना इसका मास है, आराम से इस बॉल का मास है सर 0.5 kg, और ये 0.5 kg जाके स्ट्राइक कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, और ये 30 डिग्री है। फाइन सर, अब बोला रिफ्लेक्टेड बैक विथ सेम। अच्छा इफ द बॉल, अच्छा कितने डिग्री के कितने टाइम के लिए, 0.25। क्या निकलना है, फोर्स निकलना है सर। एफ एवरेज अगर हमें निकलना है तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम की चेंज निकाल देते, टाइम तो 0.25 सेकंड पता है, मोमेंटम का चेंज क्या होगा, देखिए यहां 0.5 इंटू 12, इसका मतलब यहां जो मोमेंटम आएगा हम पता है 0.5 इंटू 12 इज 6, और यहां भी मोमेंटम जो आएगा ये भी होगा 6। इनिशियल जाने का मोमेंटम का दो कंपोनेंट,
एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा, दैट इज 6 cos 30, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, ये वाला आएगा आपका 6 sin 30। ये जाने का मोमेंटम था। जब ये स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने का मोमेंटम 6 है, यहां आ जाएगा 6 cos 30 और यहां आ जाएगा 6 sin 30। अब बात को समझिए, ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव है नहीं, पर ये वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, 6 sin 30 मतलब 3, इसका भी वैल्यू आ जाएगा 3, पर डायरेक्शन उल्टा है। और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के चेंज की वजह से भी चेंज होता है। यानी वेक्टर क्वांटिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, तो हम निकालेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई टाइम, और टाइम है 0.25। फाइन सर, P फाइनल क्या है, ये वाला फाइनल है, और ये कौन है, इनिशियल। इनिशियल रहेगा या पलट जाएगा, पलटने के बाद सर वो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका 6, और इसका वैल्यू होता है सर 1/4, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका सर 24 न्यूटन। आंसर है, है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, बोला रिजिड बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल एट 60 डिग्री। फाइन, अरे वही क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं। विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। अच्छा, ये मान लीजिए v रफ्तार से जा रहा है, ये रिटर्न v रफ्तार से हो रहा है, ये वाला सॉरी हाँ इधर आ रहा है, यहां से स्ट्राइक कर रहा है, और इसका मास m है। सर जैसे आपको इंपल्स पूछा ना, आपको पता है लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल इंटरवल टाइम, और दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। सर अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकाल देते हो तो आंसर आ जाएगा। यहां अगर m है ना, तो ये वाला मोमेंटम का वैल्यू यहां हो जाएगा आपका mb, और जाने का मोमेंटम भी हो जाएगा mb। अब यहां एंगल 60, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा mb sin 60, ध्यान से सुनिएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका mb cos 60। सर यहां भी mb है, तो ये वाला जाने का हो जाएगा mb sin 60, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका mb cos 60। ये वाला कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में चेंज है नहीं, यानी इसमें कोई चेंज है नहीं। और इंपल्स जो है वो आपने हमें अभी अभी समझाया था, इंपल्स इज बेसिकली सर, इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, यानी हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। और सर हमें पता है इस साइड में कोई मोमेंटम में चेंज है नहीं, और इसमें तो है। कैसे है सर, ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब हमें पता है सर, फाइनल माइनस इनिशियल करने से फिर से ट्वाइस mb cos 60 आ जाएगा। और सर हमें ये भी पता कि cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, इसका मतलब ये कैंसिल होके सर आंसर mb आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है, सर आंसर mb हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, हमें यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आया, रॉकेट प्रोपल्शन प्रॉब्लम। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स ये और कॉन्स्टेंट मोशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त जबरदस्त। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, थोड़ा सा अपना टाइम लेके, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट लेक्चर उसके बारे में समझाएंगे, और लास्ट लेक्चर हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।